Hello, students. How are you? I hope you are well and healthy at your home and you are taking care of your studies. And it is your business studies lecture. And in business studies lecture, you are last studying the unit second principles of management. In last two videos, you observed the meaning and features and significance of principles of management. After that, in last video, we studied the fuel principle of management. I told you that fuel gave 14 principles of administration related to administration of management. जो फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित थे, जिसमें से हमने 5 जो थे वो रीड आउट कर लिए थे. फर्स्ट फ्यूल का प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज डिसिप्लिन, फोर्थ इज यूनिटी ऑफ command, and fifth is unity of direction. And today we start sixth principle of fuels management, that is subordination of individual interest to general interest. Subordination, उनको जोड़ना, individual interest to general interest. According to this principle of fuel, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो यहाँ पर दो इंटरेस्ट की बात की गई है, दो एम की बात की गई है. नंबर एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट एंड सेकंड जो है वो एम्प्लॉय का इंडिविजुअल इंटरेस्ट. तो फ्यूल ने प्रिंसिपल ऑफ इस प्रिंसिपल में कहा है कि जो फर्म का जो है इंटरेस्ट है, फर्म इंटरेस्ट, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट एज ए होल मस्ट प्रिवेल over the interest to be individual or employee. तो इस इंटरेस्ट के थ्रू जो है फ्यूल ने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, उसको एम्प्लॉय के इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ओवरऑल प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए. उससे क्या होगा, मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रख करके और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को थोड़ा सा नीचे रखेगी. तो क्या होगा, उसके लिए एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्लियर, लेकिन उसका जो उसको रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में वो उससे बेटर मिलेगा. उसका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंप्लीट होगा. तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सुपरकेट करके रखेगा, उसको प्राथमिकता देगा. तो इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो जाएगा. दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन गोल इज मस्ट बी रिमेंबर, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज मस्ट. ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो नेचुरली इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर जो है वो ज्यादा सैलरी अगर अर्न करना चाहता है, ठीक है, मैनेजर का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल इंटरेस्ट है, ही वांट टू अर्न द मोर सैलरी. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करके उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होगा. जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी. ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो था अर्न मोर सैलरी का, उस मैनेजर का वो वाला इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. तो दैट मीन्स सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इससे फायदा क्या होगा, एक तो फर्म अपना गोल अचीव कर लेगा, सेकंड उसको इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट में कोऑर्डिनेशन करना होगा. सेकंड, नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय के बारे में फ्यूल ने कहा है कि जो एम्प्लॉय को ओवरऑल पेमेंट की जा रही है, पेमेंट का मतलब वेजेस, सैलरीज, एनी अदर पर्क्स, जो भी उसको कंपनसेशन दिया जा रहा है,
वो फेयर होना चाहिए, शुड बी फेयर, उसकी स्टेटस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है फेयर होना चाहिए टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रेम्यूनरेशन है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेयर होना चाहिए और साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेयर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर मतलब अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपने वर्कलोड के अकॉर्डिंग कितना वो एम्प्लॉय को पे कर सकता है। सो ओवरऑल पेमेंट वेजेस मस्ट बी फेयर बोथ फॉर द बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, फेयर मिलेगा तो दैट मीन्स एम्प्लॉय को अगर फेयर रेम्यूनरेशन मिलेगा तो दैट मीन्स ही शुड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में इनिशिएटिव लेकर के काम करेगा। और अगर वो रेम्यूनरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेयर है तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है तो धीरे धीरे उसका भी जो एम्प्लॉय है उसका भी रेम्यूनरेशन फेयर हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, हाई लेवल का मोटिवेशन इसमें पे किया जाएगा, फुल्ली फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज रेंडर कर रही है उसके बदले में उसको हाई लेवल का मोटिवेशन मिल जाएगा। और रिलेशन कैसे रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेयर है, एम्प्लॉयज के भी वे से रेम्यूनरेशन फेयर है, तो दोनों के अंदर कॉर्डियल जो है, एक हैप्पीली जो है वो रिलेशनशिप क्लियर हो जाएंगे, हैप्पीली रिलेशनशिप बना रहेगा, दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, उनकी विशेस को, उनकी विलिंग्स को, उनकी हर्डल्स को समझेंगे और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और इससे क्या होगा, कमिटमेंट, इंप्रूवमेंट इन कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ने जो कहा, जो गोल उनके सामने रखा तो एम्प्लॉय उसका कमिटमेंट करके उस कमिटमेंट को कंप्लीट कर लेगा। दैट इज द रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्यूल का ये वाला जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट proper balance between सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्यूल ने क्लियर कट कहा है कि प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, जैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, सेम उसी तरह से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि डिसीजन लेने की पावर अपने पास कंट्रोल करके रखना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जो भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी है मैनेजर की, वो उसको अपने पास सेव करके रखनी चाहिए, उसको आगे पास नहीं करनी चाहिए। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी देता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉपर बैलेंस की बात की है फ्यूल ने कि कुछ पावर्स उसको, दैट मीन्स उसको पावर डिसीजन लेने की पावर अपने पास भी रखनी है और अपने वर्क को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए कुछ अथॉरिटी उसको आगे फॉरवर्ड भी करनी है, दूसरे सबऑर्डिनेट्स को भी देनी है। तो इस दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दैट मीन्स उन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो there is need to balance subordinate involvement through a decentralization and manager and retention of final authority through centralization। तो मेन जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, जो डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, जो डिसीजन लेने की पावर उसके पास है, वो मैनेजर को अपने पास रखनी चाहिए और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट टास्क हैं, जो छोटे पार्ट्स हैं टास्क के, उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है वो उसको अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देनी चाहिए ताकि अपने वर्क को वो कंप्लीट कर सके। और डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इज प्रॉपर बैलेंस। इस मेथड को अगर
ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाएगा, एक तो डिसेंट्रलाइजेशन होने से छोटे छोटे जो डिसीजन होंगे वो तो एम्प्लॉय खुद ले लेगा, उससे क्या होगा, वर्क जो है जो एम्प्लॉय का वर्क है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, डिले नहीं होगा वर्क में, और मेन जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, जो ओवरऑल डिसीजन लेना है, वो सुपीरियर के पास फिक्स है, सेंट्रलाइज है, तो दैट मीन्स उनका वर्क जो है टाइमली कंप्लीट होने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का वर्क जो है, गोल जो है वो कंप्लीट टाइम पर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इट लीड्स टू क्विक डिसीजन, डिसेंट्रलाइजेशन से थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी मिली, उनको भी थोड़ी सी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, उनकी रेज होती चली जाएगी, दैट मीन्स लीड्स टू क्विक डिसीजन एट मिडल एंड ऑपरेशनल लेवल, दोनों लेवल को, मिडल और ऑपरेशनल लेवल को थोड़ी थोड़ी डिसीजन लेने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, और धीरे धीरे ये सुपीरियर ने क्या किया, अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, तो उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन जो है वो टॉप लेवल किया जाता है, और डिसेंट्रलाइजेशन किसको किया जाता है, मिडल और लोअर लेवल को। तो इससे टॉप लेवल का वर्कलोड कम हो जाएगा और इंक्रीज इन इंकरेजमेंट, तो इनसे मिडल लेवल और लोअर लेवल को क्या मिलेगा, इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलेगा अपने सबऑर्डिनेशन से। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिकेशन की, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन की एक प्रॉपर चेन होनी चाहिए कि कौन किसको कम्युनिकेट करेगा, कौन किसको अथॉरिटी है नेक्स्ट जो है एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करने की, चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा ये जो चेन चलती है वो कहाँ से चलती है, टॉप टू बॉटम। सबको फिक्स होना चाहिए कि कौन किसको गाइड करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट्स, दोनों के द्वारा टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक सभी को ये फॉलो करना होता है। तो इससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशनशिप और अथॉरिटी की जो रिलेशन होता है वो वेरियस लेवल पर डिफरेंट होता है। और स्केलर ऑफ चेन से क्या बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड वाला रूल भी फॉलो हो जाएगा, और साथ के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ this diagram. A is the boss and B, C and D, and after that E, F and G. ये इसके अंडर काम कर रहे हैं। तो A जो है वो किसको इन्फॉर्म करेगा, B और E को, ठीक है। तो इसी तरह से B जो है वो C को इन्फॉर्म करेगा और C जो है वो D को इन्फॉर्म करेगा, कम्युनिकेट। बी जो है डायरेक्टली ई को कम्युनिकेट नहीं करेगा। अगर उसको बी को ई के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करना होगा तो उसे ए की हेल्प लेनी होगी, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। क्लियर? डी, इफ डी वांट्स टू कम्युनिकेट विद जी, ही कैन टेक द हेल्प ऑफ ए विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर। तो इस तरीके से क्या होगा, एक फिक्स हो जाती है, चेन फिक्स हो जाती है कि अथॉरिटी जो है वो ए के पास है, वो कम्युनिकेट करेगा बी और ई को, और बी किसको करेगा, सी और एफ को, और बी किसको करेगा, सी को, और सी किसको करेगा, डी को। इसी तरह से ए ई को भी कम्युनिकेट कर रहा है, ई करेगा एफ को, और उसके बाद एफ करेगा जी को। It is also known as gangplank. Gangplank is the possible only for employees of equal rank. ये gangplank जो होता है, equal status वाले जो rank वाले employees होते हैं उनके बीच में at same level पर जो possibility की जाती है that are called gangplank.
प्लान। नेक्स्ट इज, इसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो ऑर्डर प्रॉपरली चेन से चलेंगे, ए ने ऑर्डर दिया बी को और बी ने सी को, ऑर्डरली जो है स्मूथ चलेंगे, इंफॉर्मेशन स्मूथली चलेगी, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेटर रिलेशनशिप बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। एंड लास्ट है ऑर्डर। 10th principle of management is order. Order means according to this principle that should be a place of everything. हर चीज का एक प्लेस होना चाहिए फिक्स, ठीक है? प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, सभी पर्सन के लिए और सभी मटेरियल के लिए एक प्लेस होना चाहिए। ये ऑर्डर वाला प्रिंसिपल दोनों ही पर्पस के लिए यूज होता है, मटेरियल के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। अकॉर्डिंग टू दिस, इस प्रिंसिपल के बेस पर फ्योल ने बताया है कि जितना भी मटेरियल है उस वर्क से रिलेटेड वो प्रॉपरली एक ही प्लेस पर, फिक्स प्लेस पर होना चाहिए, और जो एम्प्लॉय उस पर काम कर रहे हैं उनका प्लेस भी फिक्स होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? टाइम लेस लगेगा और ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और हर चीज अपनी स्थान पर हमें प्लेस पर मिलेगी, तो उसमें टाइम की वेस्टेज भी कम होगी और उसमें काम करने में कोई ऑब्जेक्शन, कोई भी हर्डल नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा? अब सब सामान एम्प्लॉय को अपनी पूरी एक स्थान पर मिल रहा है, प्रॉपर प्लेस पर मिल रहा है, तो उसको इधर उधर देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इसके एडवांटेजेस हैं, एक तो एफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल हो जाएगा, और दूसरा साथ के साथ वेस्टेज भी रिसोर्सेज की डिक्रीज हो जाएगी, और ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो स्मूथली रन करेगी। ठीक है, क्लियर? तो इस ऑर्डर के प्रिंसिपल में उसने दो बातें डिस्क्लोज की हैं, एक मटेरियल अपने टाइम जगह पर होनी चाहिए और एक एम्प्लॉय भी अपने प्लेस पर फिक्स होना चाहिए। आई होप you understand all this today's fuel principle. We will discuss remaining principle in next video. Thank you. Have a nice day.